हेलो गाइज, यहाँ पे स्वागत करता हूँ जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं। आप सभी डियर कैंडिडेट जो भी एप्लीकेशन डाले हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, घर पर पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जहाँ से भी जो भी सोर्सेज मिले एक भी टाइम व्यर्थ ना जाने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए तो आप लोग को जॉब भी जरूर होगा। कोई खास जो है इतना भारी एग्जाम में प्रश्न आता नहीं है। आपके सामने मैं अभी जो ये प्रश्न लेकर आया हूँ, कल भी प्रश्न लेकर आया था, जो आपके एग्जाम का ही है और आपके ऊपर के लेवल के एग्जाम है। ऐसा नहीं है, समझ गए ना, आपसे ऊपर लेवल का एग्जाम का है, ये है आपके एएनएम कैटेगरी का ही, लेकिन आपसे ऊपर लेवल के जो है एग्जाम है। समझ गए ना। तो अगर इस एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो हम अभी लेकर आए हैं, 50 प्रश्न कराएंगे, कल भी कराए थे, तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा आप सभी के लिए 57वां नंबर 57 नंबर्स का ये वीडियो है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, हर एक प्रश्न जो है आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जिसको देखने के बाद आपको वाकई में लगेगा कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपने आप को तैयार कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे, मैं आपको इंग्लिश में दिया है बट मैं ये जो एग्ज़ाम है इंग्लिश में ही सिर्फ हुआ था, तो मैं आपको हिंदी सहित बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि वह कौन सा शरीर के पार्ट है जो पैंक्रियाज को प्रोड्यूस करता है और जो है सीक्रेट करता है इंसुलिन का। तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए, ग्लोमेरुलस यह किडनी की बात है, बाउमेंस कैप्सूल यह भी वहीं के बात है, लूप ऑफ हेनली वह भी वहीं के बात है। रही बात इसमें से आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, यही जो है हमारा, इसे जो है क्या कहते हैं, दुपिकाय कहते हैं, और यही से पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट होता है। समझ गए, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पहला प्रश्न ये हो गया। आगे है, कहता है इन हाई ग्रेड फीवर, मतलब कहता है कि ऊंचे फीवर में द बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मतलब किसी को अगर हाई तापमान फीवर है तो उसका टेम्परेचर कहने का मतलब कितना होगा, यानी हाई ग्रेड फीवर को हम कितने टेम्परेचर में कहते हैं। समझ गए। तो राइट आंसर 103 से 107 फ़ारेनहाइट। आपको पता है कि 100 102 तक होता है तो लोग उतना जो है हाई नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही 103 104 105 फीवर होता है तो हाई कैटेगरी में आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 199 से 100 ये तो नॉर्मल फीवर है, 100 से कम, 100 से जो है ज़्यादा, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा या 102 के बीच, तो यह भी जो है नहीं होगा। ठीक है, मोर देन 107 ये तो कम, काफ़ी गंभीर होता है, ठीक है ना, और 103 से 7 यही हाई फीवर होगा। समझ रहे हैं ना। आगे चलिए, फ़ारेनहाइट में है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। कहता है इनमें से कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको ये बताना है। तो प्यूटिड ग्लैंड, पैराथाइड ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इनमें से कौन जो है आपका इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज द राइट आंसर। बाकी पैंक्रियाज आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, पता है, तो यह अंतः और बाहर दोनों वाला होगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, ये हो गया तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त। चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कहता है व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इट इज कॉल्ड। तो मैं आपको पढ़ाया हूँ कि जब हृदय धड़कन यानी पल्स रेट अगर 60 से कम हो तो उसे जो है हम लोग, हृदय का बात आ जाएगा तो कार्डिया कहेंगे, अगर श्वसन की बात कहता तो हम उसे पेनिया कहेंगे। समझ गए। तो 60 से कम है तो ये ब्रेडिकार्डिया होता, अगर श्वसन में कम कहता तो ब्रेडिपेनिया होगा। समझ गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको ध्यान में रखना है। अगर 100 से ज़्यादा रहता बीट्स, यहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा कहता, पल्स बीट कितना है, यहाँ पे मोर देन 100 रहता तो क्या होता, टेकिकार्डिया होता। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। कहता है डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लड इज नोन एज, मतलब कहता है कि रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट मतलब मात्रा कम होना क्या कहलाता है। तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी हाइपोक्सिया होता है। अगर ऊतक टिश्यू की बात करता, ब्लड के जगह पर अगर टिश्यू की बात करता कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तो वहाँ पे हम हाइपोक्सिया मारते। यहाँ पर हमें ब्लड किया है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, तब ये होगा हाइपोएक्सेमिया। हाइपो मतलब कम होता है, ये जानते हैं आप भी, बहुत बार बता चुके हैं। और इसमें हाइपो
हाइपोजेमिया लगा देगा, हाइपोएक्सेमिया लगा देगा, तो वह हो जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। इस चीज़ को समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, एकदम अच्छे से समझिए, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टोटल समझाऊंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्राइज्ड ऑफ 7 बोन, कहता है कि कौन सा है इसमें जो 7 बोन का जो है श्रृंखला रखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मतलब इनमें से, निम्नलिखित में से कौन है जो 7 बोन वाला है। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वह जो है C7, जिसको आप लोग कहते हैं C1 से लेकर C7 तक, यह सर्वाइकल वर्टिब्रा, समझ गए ना, यही जो होता है जो 7 बोन का जो है कंप्रोमाइज बनाता है। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितने, 7 बोन, याद रखिएगा। ठीक है, कार्पसल्स होता है, ये कहाँ का बोन से आप लोग कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी लोब्स लीवर हैव, मतलब कहता है कि लीवर में, यकृत में कितने खंड होते हैं, कितने लोब्स होते हैं। तो माय डियर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लीवर में कितने खंड होते हैं, आपको एक चीज़ें जो है पता आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो हाउ मेनी लोब्स लीवर, लीवर में कितने लोब्स होते हैं। तो मैं माय डियर यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, डी का 4 सही होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे कहता है माय डियर, एक और ज़बरदस्त अच्छा प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए आप लोग। कहता है कॉलर बोन ऑल्सो नोन एज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉलर बोन को हम लोग जो है क्या नाम से जानते हैं, कॉलर बोन को हम लोग क्लेविकल बोन भी कहते हैं। क्लेविकल बोन जो होता है उसे हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, वही चीज़ें हैं, 8वां कॉलर बोन एल्सो नोन एज क्लेविकल बोन। ओके, कहता है विच टाइप ऑफ ब्लड सेल, मतलब किस प्रकार का रक्त कोशिका, आर एसोसिएटेड विथ क्लॉटिंग, मतलब किस प्रकार के जो ब्लड की कोशिका होता है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है, सहायक होता है। तो आपको पता है प्लेटलेट्स जो होता है यह ब्लड सेल्स है, ठीक है, जो ब्लड को रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, तो प्लेटलेट्स हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आगे चलिए, एक एक प्रश्न अच्छे से देखिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वह कैसे बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, तो हमें यहाँ पे बताना है। तो माय डियर हम जानते हैं कि इनमें से जो है किसके द्वारा जो है बना होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ऑल ऑफ द एवरेज। माय डियर आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस ब्रेन, ठीक है, ब्रेन आपका, ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है मिल के आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है ना, तो नर्वस सिस्टम जो होता है आप ये दोनों बनाता है, समझ गए ना। तो ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और ब्रेन होता है। तो ब्रेन का एक भाग सेरेब्रम भी है, ब्रेन स्टम और सेरेबेलम ये भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 10 का डी हो जाएगा, क्योंकि सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, ऑल ऑफ द एवोज, इसलिए ऑल ऑफ द एवोज होगा, क्योंकि सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम ये सब तीनों जो है आपका ब्रेन का ही भाग है और स्पाइनल कॉर्ड आपका तो एक है ही। तो ब्रेन और स्पाइनल दोनों नर्वस सिस्टम को बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। कहता है माय डियर यहाँ पे कि व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री, इंडिया को पोलियो फ्री जो है कब घोषित किया गया, कब जो है इंडिया से पोलियो को मुक्त किया गया। तो आपका पता है कि हमारा इंडिया को जो है वह 2014 में पोलियो फ्री जो है मुक्त किया गया, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे चलिए। अब आपको जैसे आप बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो बिहार के एएनएम कैंडिडेट है, बिहार के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपका बिहार का जो है सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर बी 931 जो है रेशियो है, पर 1000 पुरुष पर जो है 931 महिला है। कहाँ, आपके एमपी में। लेकिन आपको बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में सेक्स रेशियो जरूर पता होना चाहिए। चाइल्ड मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, ये सब जरूर बिहार के बारे में पता कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, कहता है व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया, कहता है
कि जीवन का जो जीने की जो प्रत्याशा है वह जन्म से हमारे भारत में कितना है, ठीक है। तो चलिए आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बताते हैं। तो माय डियर, हमारे इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह ऑप्शन नंबर बी है 69 वर्ष, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, 69 वर्ष, ठीक है। 69 वर्ष जो है जीवन की अभी हमारे अंदर सीमा है। अब ये कम धीरे धीरे कमता भी है, आप लोग देख लीजिएगा, अभी शायद 65 के आसपास या 62 है, ठीक है। देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में कितना है। आगे है 14 नंबर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इज। अभी इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, तो ये भी आपको बताना है। ये सब डाटा थोड़ा दिन पहले का है, तो आप सर्च करके ये प्रश्न भी देख लीजिएगा कि अभी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है इंडिया में कितना है, ठीक है। ये लेकिन इसके हिसाब के अनुसार से मैं आपको बता देता हूँ, ये 2019 18-19 की डाटा है, उस हिसाब से 33% है। बट आपको अभी का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सर्च करके बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देखिए मैं आपको जो जो बताऊंगा एकदम कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न होगा, मतलब मैं जो चीज़ें अभी ज़रूरत होगा मैं बता दूंगा कि अभी देख लीजिएगा, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे कि व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट व्हाट इज विल बी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। मतलब यहाँ पे लगभग में संख्या पूछ रहा है एक गर्भवती महिला का एक साल में सब हेल्थ उप केंद्र एरिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ जो है 4800 एंड बर्थ रेट ऑफ इतना। कहता है कि बर्थ रेट मतलब जन्म दर इतना है, ठीक है, इतना के जनसंख्या पे। तो आपको एक महिला का जो है क्या करना है, प्रेगनेंसी निकालना है इतना के संख्या पर, इतना जो है बर्थ रेट पर, ठीक है। तो आप जो लोग भी पता है, हमें सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं कि जन्म दर की तरह कैसे निकालते हैं, मृत्यु दर की कैसे निकालते हैं, 97वां नंबर का वीडियो है तो आप समझ सकते हैं इससे पहले क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप जाइए और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कैसे निकालिएगा। आप लोग जो है आपको निकालना है प्रेग्नेंट वोमेन की संख्या निकालना है एक साल में, जहाँ पे संख्या जो है आपको 4800 दिया गया है और 25% जो है आपको रेट दिया गया है जन्म दर का, ठीक है। तो आपको संख्या निकाल लेना है कि कितना होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं माय डियर, यहाँ पे विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो मलेरिया इज ट्रीटमेंट बाय एडिज एजिप्टाई मस्क्यूटो, तो यही गलत है। क्या मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है एडिज एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है, नहीं होता है। इसके काटने से तो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो ये कैसे, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए ट्रांसमिटेड न करा है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिज एजिप्टाई मस्क्यूटो, गलत। एडिज एजिप्टाई के कारण क्या होता है माय डियर, डेंगू होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, आपको पता है। फाइलेरियासिस इज पैरासाइटिक डिजीज, बिल्कुल है, पैरासाइट से होता है। रूबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, बिल्कुल सही है, रूबेला बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। टाइफाइड स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बिल्कुल है, संक्रमित भोजन और पानी से फैलता है, ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए उद्भवन अवधि पूछा है। इनक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन, कहता है उद्भवन अवधि किसके बीच की अवधि है। तो आपको पता है कि राइट आंसर इसका क्या होगा माय डियर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इंटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपके बॉडी में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया एंड वह डिवेलप ऑफ सिम्टम्स, मतलब प्रवेश करने से लेकर बॉडी में और उसके लक्षण विकसित होने तक के जो अवधि होते हैं वही इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज, कहता है वायरुलेंस, ठीक है, व्हाट इज वायरुलेंस। तो व्हाट इज वायरुलेंस, तो वायरुलेंस इज डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। वायरुलेंस वो होता है कि जो कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इसके कारण होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कहता है एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड, कहता है माय डियर कि पैथोजन यानी रोगाणु के उपस्थिति जो है इन्फेक्शन कौन सा कहलाता है, समझ गए। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टिविटी, एलर्जी, नॉन ऑफ द एबोव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका किसी भी पैथोजन रोगाणु के उपस्थिति जो है आपके कौन सा प्रॉब्लम करता है, इन्फेक्टिविटी करता है, मतलब संक्रमित करता है, ठीक है। रोगाणु के मतलब संक्रमित ही करना होता है, ठीक है ना। आगे चलिए,
एजेंट होस्ट एंड डैश मेक इट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट और एक होता है इन्वायरमेंट। और यही तीनों कारण जो है आपको ट्राइंगल बनाता है। एक होता है एजेंट का, एक होता है इन्वायरमेंट का और एक होता है होस्ट का। यही तीनों मिलकर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल बनाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स, मतलब द्वितीयक रोकथाम का क्या मतलब होता है। तो द्वितीय रोकथाम का मतलब क्या होता है आपको बताना है। हेल्थ प्रमोशन गलत, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन गलत, ठीक है। रिहेबिलिटेशन गलत। तो इनमें से जो है आपका कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ द देम, ठीक है। इसको याद रखना है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है ना। ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू, कहता है कि ब्रोंकिया अस्थमा जो होता है वह किससे संबंधित है। ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गलत, ठीक है। व्हीजिंग साउंड ऑकवर इन ऑल एज ग्रुप, ऑल ऑफ द दिम। तो माय डियर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। सॉरी देखिए ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है ना। ब्रोंकियल अस्थमा इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, ये भी सही है। और इसके जो सांस लेने में जो व्हीजिंग की तरह आवाज़ आता है वो भी सही है। और यह किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, तो यह भी सही है। यानी इनमें से सब के सब सही है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड। आगे चलिए देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न है। कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपुल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। कहता है कि पूर्ण प्रतिबंध किसी भी जो देखिए किसी भी व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, और उसको मूवमेंट इधर से उधर करने में अगर वह संक्रमित करता है, किसी को फैलाता है रोग, तो वह क्या होगा। तो उसे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे रोगी जो स्प्रेड करता हो रोग को, और उसे हम जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट से, इधर उधर घूमने से अगर उसे हम रोकते हैं और उसे रोकथाम करते हैं, जिससे हमारा फैलने वाला रोग से बचा जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर। तो उसको हम लोग कहते हैं क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन में ही ना होता है कि पेशेंट को इधर से उधर जो है मूवमेंट को रोक दिया जाता है, ठीक है। और यह जो है प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ डिजीज से, ठीक है, मतलब रोग के फैलने से बचाता है, ठीक है ना। आगे है माय डियर हाइड्रोफोबिया इज ए डिजीज इन विच द पेशेंट, क्या होता है हाइड्रोफोबिया रोग जिसे रेबीज कहते हैं, उसमें रोगी में क्या होता है। सो नॉर्मल बिहेवियर, फील्स डोरी एंड स्लीपी, इज केयर्ड ऑफ द वाटर, ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर। तो आपको पता है इज स्केयर्ड ऑफ द वाटर, हाइड्रोफोबिया वाला क्या होता है, जल से बहुत ज़्यादा क्या होता है, डर जाता है। तो ये स्केयर्ड ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए ऑल देख लीजिए ऑल आर वाटर बोर्नी डिजीज एक्सपेक्ट जो है एक्सेप्ट, ठीक है। कहता है कि इनमें से सभी वाटर बोर्नी डिजीज है सिवाय एक को छोड़कर। इनमें से कौन सा एक है जो जल जनित रोग नहीं है। तो ट्यूबरक्लोसिस आपका जल से होने वाला रोग नहीं है, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि आपका टाइफाइड है, आपका हेपेटाइटिस है, आपका डिसेंट्री है, ये सब के सब जल से होता है, दूषित जल से, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है। हाउ मेनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी। माय डियर यहाँ पे कहता है एंटीनेंटल केयर चेकअप, जो कि आपके प्रसव में चेक किया जाता है, सॉरी प्रेगनेंसी में जो कितने चेकअप करनी चाहिए, ठीक है, लेबर से पहले कितने चेकअप करनी चाहिए। तो कम से कम मिनिमम 4 चेकअप, 4 विजिट करना चाहिए, समझ गए। उसी को एंटीनेंटल केयर चेकअप कहते हैं, ANC चेकअप, ठीक है। 27 है माय डियर। कहता है ऑल आर साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। कहता है इनमें से सभी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को जो है बताता है सिवाय एक को छोड़कर। इनमें से कौन एक है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। तो हमें पता है कि माय डियर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एक्लेम्पसिया जो होता है वह भी आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। प्रीवियस स्टिल बर्थ, पहले का जो आपके बर्थ का इतिहास है वह भी जो है आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी बनाता है। प्रीवियस सी सेक्शन, मतलब पहले जो है आपके सिजेरियन सेक्शन से बच्चा हुआ है। तो इन तीनों जो है आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी को बनाता है, लेकिन इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको नहीं होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, समझ गए। What is not true about severe anemia in pregnancy। कहता है कि इनमें से
कौन जो है सीवियर एनीमिया के व्हाट इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सही नहीं है सीवियर एनीमिया के लिए इन प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ANC चेकअप बाई MO, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, एडवाइस रेस्ट, कहता है 1 FA टेबलेट डेली। कहता है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, कहता है प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया के बारे में कौन सही नहीं है, तो इन इस वाला सही नहीं है। ठीक है, 1 FA टेबलेट डेली देने का मतलब ये नहीं है कि सीवियर एनीमिया पेशेंट में है। ठीक है, एडवाइस रेस्ट ये सही है, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन मिलता है बिल्कुल सही है, ANC चेकअप MO के द्वारा किया जाता है, तो ये सब सही है। बाकी ये सही नहीं है कि एक टैबलेट डेली जो है आयरन फॉलिक एसिड के कोई प्रेग्नेंट वोमेन खाए तो उसमें सीवियर एनीमिया है, ये सही नहीं है। ठीक है, वो तो नॉर्मल खाना ही पड़ता है आयरन फॉलिक एसिड की गोली। 29 है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक्लेम्सिया का मतलब होता है कि उसमें प्री एक्लेम्सिया का लक्षण हो प्लस में दौरा भी आता है, समझ गए। जितने भी प्री एक्लेम्सिया के लक्षण हैं जैसे यूरिन में प्रोटीन आना, हाइपरटेंशन, ठीक है, सूजन होना, तो ये प्री एक्लेम्सिया का लक्षण तीनों होता है। बाकी एक्लेम्सिया में ये होता है कि दौरा भी आता है, कन्वल्सन जिसको कहते हैं झटका, तो ये इंक्लूड कर दीजिए प्री एक्लेम्सिया में तो आपके हो जाएंगे। प्री एक्लेम्सिया के क्या लक्षण होते हैं, यह प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला रोग होता है जो प्री एक्लेम्सिया को क्या करता है, आपको पता है प्री एक्लेम्सिया में सूजन होता है बॉडी में, ठीक है, हाथों पैरों फेस में सूजन, उसके बाद HTN हाइपरटेंशन, ठीक है, BP बढ़ना, और उसके बाद जो है यूरिन में प्रोटीन आता है। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन आएगा। ओके, तो ये तो कम से कम होता ही है, और इसके प्लस में कन्वल्सन आता है, दौरा आता है, तो वो एक्लेम्सिया हो जाता है, और प्री एक्लेम्सिया का ये तीनों लक्षण है। बता दिए, आगे चलिए। 30 नंबर का प्रश्न है आज का, देख लीजिए, आखिरी वीडियो है तो बता देते हैं। व्हाट इज ट्रू, आखिरी वीडियो नहीं, आखिरी 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रू अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज, कहता है, ठीक है ना, कहता है जेस्टेशनल डायबिटीज का क्या सही है, क्या मतलब होता है जेस्टेशनल जो है डायबिटीज के बारे में। तो माय डियर, हाई ब्लड शुगर डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि ब्लड शुगर हाई होता है किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। जब प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड शुगर हो तो उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रखिएगा। आगे है यहाँ पे एक और प्रश्न कर लिए लेते हैं। कहता है मेनार्की यूजुअल एक्वर एट द एज ऑफ, कहता है मेनार्की, मेनार्की क्या होता है, जब किसी फीमेल यानी लड़की में, गर्ल्स में पहला जो मेंसेज आता है उसी को मेनार्की कहते हैं। इसी के साथ में जो है ऋतुस्राव जो है शुरुआत होता है रजोदर्शन का, ठीक है। मेनार्की यही होता है जब शुरुआती होता है, फर्स्ट जो मेंसेज आता है उसी को मेनार्की कहते हैं, और यह यूजुअल कितने जो है एज में शुरू होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 11 से 13 वर्ष की उम्र में मेनार्की का पहला जो है एज होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब एक आपको मैं टास्क देता हूँ, इसको बनाना है। कहता है फर्स्ट डे ऑफ लेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड वा जुलाई 12, 2019। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। आपको बताना है कि एक महिला का, देख लीजिए, EDD निकालना है, ठीक है। EDD निकालना है, कई बार बता चुके हैं। किसी महिला के जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन का प्रथम जो दिन था वह 12 जुलाई 2019 था, तो उसका जो है EDD क्या होगा, EDD आप लोग निकाल के बताइए, ठीक है। आपको पता है ना EDD कैसे निकालते हैं, 9 मंथ प्लस में 7 दिन, 9 मंथ 7 महीने जोड़ते हैं तब जाके निकलता है, ठीक है ना। तो ये सारा के सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं, आज थोड़ा समय कम है, इस कारण से हम लोग जो है 32 प्रश्न ही किए हैं। आगे हम लोग कल जो है पूरा के पूरा 70 क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें का बचा हुआ प्रश्न और आगे का 50 प्रश्न, कल 70 प्रश्न का वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।